नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। एक बार फिर से हम आपके बीच हाजिर हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम फिर से एक बार आपके बीच हाजिर हैं एक नए एग्जाम आइडिया के साथ, एक नया चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का गवर्नमेंट बजट आपके बीच लेके आ रहे हैं। भाई बहुत ज्यादा डिमांड हो रही थी भाई, जब से मनी और बैंकिंग का एग्जाम आइडिया आया है, तो भाई आप लोगों के इसी प्यार की वजह से आज हम आपके बीच में लाए हैं बिल्कुल एक नया चैप्टर गवर्नमेंट बजट। तो भाई गवर्नमेंट बजट की वैसे मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है जिसमें पूरा चैप्टर कवर कर रखा है मैंने, तो भाई उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले जाकर के पूरा चैप्टर पढ़ लो और उसके बाद अपने आप को भैया देखना कि कितना समझ में आया, तुम्हें क्या आया और क्या नहीं आया, सब कुछ क्लियर हो जाएगा भाई। एक एक चीज आपको उस वीडियो में मिल जाएगी जो आज यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है जी, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है जी गवर्नमेंट बजट और उसके एमसीक्यू कर रहे हैं हम। सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज किस प्रकार के हैं जरा उनको समझते हैं। तो देखो भाई, गवर्नमेंट बजट इज अ डैश statement of actual receipts of the government during a fiscal year, statements of actual annual expenditure of the government during a fiscal year, statement of estimated annual receipts and estimated annual expenditure of the गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। तो भाई आपको सबको पता है कि ये स्टेटमेंट होती है एनुअल रिसिट और एनुअल एक्सपेंडिचर की, कि सरकार को कहां कहां से कितना पैसा मिल रहा है और सरकार कहां पे कितना पैसा लगा रही है, उसके एक एनुअल स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं जी, गवर्नमेंट बजट। तो हम अपनी लाइफ में बजट बनाते रहते हैं, तो सारी चीजें आपको मैंने चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा रखी है। तो भाई सीधा पहले चैप्टर देखो, उसके बाद एमसीक्यू पे आना, सीधा आंसर आप टिक कर लोगे ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ गवर्नमेंट बजट। सरकारी बजट बनाने के क्या उद्देश्य हैं? तो भैया सारे उद्देश्य बता रखे हैं आपको। सबसे पहला है प्रोविजन ऑफ प्राइवेट गुड्स, तो ये बिल्कुल नहीं है भाई। हाई रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी की ग्रोथ करना ये ऑब्जेक्टिव है हमारा। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट पब्लिक एंटरप्राइजेस, वो प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर ही आ जाएगा। इंक्रीजिंग रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो आंसर है आपका यहाँ पे बी। तो भाई चार ऑब्जेक्टिव बताए थे आपको, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जीडीपी ग्रोथ और इक्विटी, ये चारों आपको याद रखने हैं भाई। यही क्वेश्चन बन गया, हाई रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ आंसर है इसका। ठीक है जी, गवर्नमेंट बजट शोज एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ, किस टर्म में सरकार पैसा खर्च करती है भैया? तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी होता है सरकार का, कोई चीज कंज्यूम कर रही है सरकार, इन्वेस्टमेंट भी करती है सरकार, और ट्रांसफर पेमेंट मतलब किसी को पैसा पे कर रहा है या लोन देना किसी चीज को। तो यहाँ पे तीनों ही चीजें आपके आंसर है, तो ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स which satisfies collective needs of the people, which satisfy needs of the government, or which are available only to those people who are below poverty line। तो देखो पब्लिक गुड्स वो गुड्स होती हैं जो सबकी नीड्स को पूरा करे, सिर्फ गवर्नमेंट की नीड्स को नहीं, सिर्फ पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले लोगों के लिए नहीं। पब्लिक गुड्स, एक रोड है ये पब्लिक गुड है, तो ये रोड पे कोई भैया गरीब आदमी थोड़ी चलेगा सिर्फ, या सिर्फ गवर्नमेंट थोड़ी चलेगी, इस पे हर कोई चल सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे हो जाता है। ठीक है जी, रेवेन्यू बजट इंक्लूड्स, रेवेन्यू बजट में क्या क्या चीजें आती हैं जरा समझते हैं जी। रेवेन्यू बजट आपका रेवेन्यू रिसिट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करता है। तो रेवेन्यू बजट के बारे में अलग से पूरा बता रखा है एकदम, तो यहाँ पे देख लेते हैं। रेवेन्यू रिसिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं जी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट नहीं जी, दोनों ही होते हैं। कैपिटल रिसिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं जी, बोथ ए एंड बी। रेवेन्यू रिसिट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों ही रेवेन्यू बजट के अंदर आते हैं। सेम ऐसी कैपिटल बजट के अंदर कैपिटल रिसिट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है। क्लियर? लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री आर एग्जांपल्स ऑफ, देखो जी लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना किसका काम है? सरकार का काम है। ये कोई प्राइवेट गुड्स तो है नहीं, ना ही यहाँ पे ये इकोनॉमिक गुड्स है, ना ही नॉन इकोनॉमिक, ये पब्लिक है जी, पब्लिक के लिए होता है, ये पब्लिक गुड्स में काउंट करेंगे इसे। ठीक है जी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। द फोकस ऑफ गवर्नमेंट बजट इज, गवर्नमेंट
बजट का मेन फोकस क्या होता है? तो भाई टू मैक्सिमाइज फिस्कल डेफिसिट, भाई घाटे को बढ़ाना थोड़ी है। टू मिनिमाइज फिस्कल डेफिसिट, टू मैक्सिमाइज एक्सपेंडिचर नहीं जी, टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू नहीं जी, घाटे को कम से कम करना, टू मिनिमाइज फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट को कम से कम करना यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव होता है। सब्सिडीज आर ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट, सब्सिडीज जो दी जाती है किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। टू इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स, टू डिस्करेज द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स, तो भाई सब्सिडी इसलिए तो दी नहीं जाएगी डिस्करेज करने के लिए। टू इनकरेज द कंजप्शन ऑफ सर्टेन गुड्स, तो कुछ प्रोड्यूसर को सब्सिडी दी जाती है तो कुछ कंज्यूमर को सब्सिडी दी जाती है, तो कंज्यूमर प्रोड्यूसर दोनों को सब्सिडी दी जाएगी, तो इसे हम कहते हैं भैया क्या? बोथ ए एंड सी आपका आंसर हो जाएगा कि कंज्यूमर को भी सब्सिडी मिल रही है और प्रोड्यूसर को भी सब्सिडी। कंज्यूमर कुछ चीजें ऐसी होती है जो कंज्यूम करते हैं और प्रोड्यूसर कुछ चीजें ऐसी होती है जो प्रोड्यूस करते हैं, बट उनके पास पैसा नहीं होता, इसलिए सरकार उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती है। बजट रिसिप्ट, देखो जी बजट रिसिप्ट क्या होता है? तो रिसिप्ट में आपका आपका आता है भैया जितनी भी आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं, ये बजट रिसिप्ट्स हैं। एक्चुअल मनी रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। एक्चुअल कैपिटल रिसिप्ट, देखो जी कैपिटल रिसिप्ट नहीं होगी सिर्फ, ठीक है जी, ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। एस्टिमेटेड मनी रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्स ऑफ ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। तो देखो यहाँ पे एस्टिमेटेड इनकम होती है, बजट एक एस्टिमेटेड इनकम को शो करता है, तो भाई सबसे पहली लाइन यहाँ पे बताई जाती है एस्टिमेटेड का, तो एक्चुअल नहीं, एस्टिमेटेड कि यहाँ से सरकार को पैसा मिल सकता है, तो वो एस्टिमेशन लगाया जाता है पूरा। क्लियर? आगे बढ़े जी, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दोज रिसिप्ट व्हिच डू नॉट क्रिएट एनी कॉरेस्पॉन्डिंग लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट आर कॉल्ड। देखो जी रिसिप्ट्स हैं, तो कौन सी वो रिसिप्ट्स है? जनरल रिसिप्ट आंसर नहीं है, ठीक है जी। विच डू नॉट क्रिएट एनी कॉरेस्पॉन्डिंग, दो तरह की रिसिप्ट बताइए आपको, एक रेवेन्यू रिसिप्ट और एक कैपिटल रिसिप्ट, तो इन दोनों में से एक आंसर होगा। अब आपको समझना है डू नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी, जिससे कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती भाई, यानी अगर सरकार को ये पैसा मिल रहा है तो इसके बदले सरकार को वापस नहीं देना। जैसे भैया मैं आपसे बोलूं कि आपको मुझे फीस देनी है, तो भैया फीस दोगे तो क्या मैं आपको वापस करूंगा? बिल्कुल नहीं। तो ऐसी रिसिप्ट्स को हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, जिससे ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही कोई एसेट्स रिड्यूस होता है, ठीक है। जबकि मैं अगर किसी से उधार लूं, कैपिटल रिसिप्ट करूं, तो भैया उसको वापस भी लौटाना पड़ता है, तो लायबिलिटी क्रिएट होती है, और अगर नहीं लौटा पाए तो हमारा घर मकान बेच सकता है भाई, तो ऐसे में एसेट्स भी रिड्यूस हो जाते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है आपका ए, कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट कौन सी रिसिप्ट होती है? डू नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी, अभी बताया भाई लायबिलिटी क्रिएट होती है। डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन, नहीं जी, कॉजेस रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो पहला आंसर तो नहीं है भैया यहाँ पे। डू नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, एक लायबिलिटी क्रिएट करती है कैपिटल रिसिप्ट। डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन ऑफ द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी आपका दोनों गलत है, और ए और बी बता रहा है तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि ये दोनों ही गलत है। आंसर है कॉजेस रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की संपत्ति में कमी कर देती है। अगर आप इनको चुका नहीं पाते भैया, पैसा वापस नहीं लौटा पाए लोन का, तो आपको देना पड़ेगा भैया। बोरोविंग बाय द गवर्नमेंट इज अ, बोरोविंग है तो भाई उधार लेना, उधार लिया तो वापस देना पड़ेगा, और जो चीज वापस देनी पड़ती है जिससे लायबिलिटी क्रिएट होती है, अभी बताया आपको, वो होती है हमारी कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है जी। टैक्स इज अ ऑप्शनल पेमेंट, नहीं जी, टैक्स तो पे करना ही पड़ना करता है। अ कंपलसरी पेमेंट, एक कंपलसरी पेमेंट है और एक लीगल पेमेंट भी है, तो बोथ बी एंड सी आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा, कानूनी तौर पे हमें देना ही देना पड़ता है, ठीक है जी। इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के केस में कह रहा है दो तरह के टैक्स होते हैं। देखो जी टैक्स, आपका टैक्स किसके अंदर आता है पहले मैं डिटेल में बता दूं आपको। रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आपकी दो तरह की रिसिप्ट्स आती हैं भैया, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में दो तरह के टैक्स आते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसमें जो जिसपे इंपोज हुआ, जिसपे लिवाइड हुआ, पे भी उसी को करना पड़ता है। जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स जिस पे लगेगा उसको ही पे करना पड़ेगा। बट जैसे आप जीएसटी बोलो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, जिस पे लगा उस पे बर्डन नहीं आएगा, वो बर्डन क्या कर देता है? शिफ्ट कर देता है। तो देखो द फाइनल बर्डन ऑफ द टैक्स इज
बोर्न बाय द पर्सन होम इट्स इम्पोज, बिल्कुल गलत, जिस पे लगा उसको नहीं पे करना। इट्स बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू द अदर पर्सन, ये सही लग रहा है जी। द बर्डन ऑफ टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, तो आंसर भैया सीधे सीधे हो गया यहाँ पे बी, ठीक है, जिसको हम शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे पे। Those receipts which arises from sources other than taxes are called, तो टैक्सेस से अलग जो भी इनकम होती है, मैंने अभी ऊपर बताया, यहाँ पे देखो नॉन टैक्स रेवेन्यू कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर है बी यहाँ पे। इन केस ऑफ फीस, अगर आप, अब ये नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात कर रहा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू आपको मिल रही है जो टैक्स से अलग, कह रहा है द पेयर सर्विस, द पेयर रिसीव सम सर्विस फ्रॉम द गवर्नमेंट। भाई फीस हम तभी तो पे करेंगे ना, जैसे लाइसेंस फीस है, मैं ड्राइविंग लाइसेंस ले रहा हूं तो सरकार पहले मुझे ड्राइविंग लाइसेंस दे रही है ना, एक सर्विस दे रही है, तभी तो मेरे को पैसा पे करना पड़ रहा है। अगर मान लो मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती, क्या मैं लाइसेंस लूंगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या सरकार को पैसा देना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो भाई द पेयर रिसीव सम सर्विस फ्रॉम द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है जी। द पेयर डज नॉट रिसीव, ये बिल्कुल गलत है। एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर रिड्यूस, बिल्कुल नहीं। सरकार का क्या जाएगा भाई, सरकार ने तो आपको एक लाइसेंस बनाकर दे दिया, सरकार को जो पैसा आएगा वो वापस थोड़ी देना है। तो भाई आंसर हो गया यहाँ पे सीधे सीधे ए, क्योंकि भैया पहले सरकार आपको सर्विस देती है नॉन टैक्स रेवेन्यू के बदले, ठीक है। गिफ्ट टैक्स इज अ, गिफ्ट टैक्स कौन सा टैक्स है जी? तो आपका गिफ्ट टैक्स वेल्थ टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, नन ऑफ दिस। तो भाई गिफ्ट टैक्स मेरे ख्याल से यहाँ पे आपका इनडायरेक्ट टैक्स या डायरेक्ट टैक्स होना चाहिए यार। गिफ्ट टैक्स तो भैया जिसको गिफ्ट दिया जाएगा उस पे ही होगा ये, तो इसका आंसर एक बार हम लास्ट में कंफर्म कर लेंगे, 17वें का आंसर, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। वेट, वेट इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। वेट किसका एग्जांपल है? इनडायरेक्ट टैक्स का, वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं हम इसे, ठीक है। चलिए भाई बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन पे, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब है भैया जो इनकम के बढ़ने के साथ हमारा टैक्स बढ़ जाए, इनकम के बढ़ने के साथ हमारा टैक्स बढ़ता है तो उसे हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं। तो देखो जी, इससे रिड्यूसेस इनइक्वालिटी होती है भाई, जिस पे इनकम ज्यादा होगी उस पर टैक्स ज्यादा लगेगा, तो भाई इनइक्वालिटी को कम कर रहा है ये, और इंक्रीजेस इक्वालिटी, तो दोनों एक ही बात है। आंसर आपका हो जाएगा जी बोथ ए एंड बी। आंसर सीधा सीधा देखो क्वेश्चन ही में ही आंसर है कि दो आंसर सेम सेम दे रखे, रिड्यूस इनइक्वालिटी और इंक्रीजेस इक्वालिटी, तो आंसर बोथ ए एंड बी हो रहा है, ठीक है। डिसइन्वेस्टमेंट रेफर्स टू, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है जी? जब सरकार अपनी जो कंपनीज है उसके शेयर्स बेच दे किसी प्राइवेट कंपनीज को, तो देखो जी एडिंग टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल, तो ऐड तो नहीं करते जी हम, बल्कि रिड्यूस कर देते हैं। बैलेंसिंग द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल, तो बैलेंस करना होता है यहाँ पे, नहीं जी। विड्रॉल ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, तो भैया आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको कम कर देना, डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है, तो आंसर यहाँ पे सी हो गया। चलिए मैं बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन पे। बजट एक्सपेंडिचर इज रिलेटेड टू, बजट एक्सपेंडिचर किससे रिलेटेड है? तो भैया डेवलपमेंट। बजट एक्सपेंडिचर सिंपल सी बात है भाई, सरकार पैसा खर्च करती है तो वो डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट दोनों एक्टिविटीज पे पैसा खर्च करती है, तो डेवलपमेंट एज वेल एज नॉन डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट, तो आंसर सीधा सीधा पहला ही आपको मिल जा रहा है 21वां। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन केस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? तो भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिससे ना तो सरकार की कोई लाइबिलिटी कम होती है और ना ही सरकार का कोई एसेट्स क्रिएट होते हैं, तो भाई इट रिड्यूसेस लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल गलत है जी, लाइबिलिटी तो कोई कम होती ही नहीं है। इट क्रिएट एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, एसेट्स भी क्रिएट नहीं होते, तो आंसर है जी इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो एसेट्स क्रिएट नहीं होते। अगर इसकी जगह कैपिटल एक्सपेंडिचर होता तो आंसर ये दोनों होते भैया कि लाइबिलिटी भी कम होती है और एसेट्स भी रिड्यूस होते हैं, ठीक है जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच कॉजेस अ रिडक्शन इन लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड, तो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच कॉजेस अ रिडक्शन इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी रिड्यूस होती है किससे? आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर से, ठीक है जी। तो 23वें का आंसर यहाँ पे हमें सीधा सीधा देखने को मिल रहा है बी। आगे बढ़ते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइटम ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आइटम बता रहा है, तो देखो एक्सपेंडिचर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग नहीं बनाते हम जी, एसेट्स क्रिएट नहीं होते, स्कूल नहीं बनाएंगे, रिपेमेंट ऑफ लोन नहीं होगी, इंटरेस्ट पे कर देना आपका क्या है? आपका यहाँ पे
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट देने से उधार थोड़ी कम हो जाएगा, उधार उतना ही रहेगा। आपने किसी से 1 लाख रुपए उधार लिया है, उस 1 लाख पे आपने 1,000 रुपए इंटरेस्ट दे दिया, तो वो 1,000 रुपए देने से ये 1 लाख रुपए में कोई कमी नहीं आएगी, तो यहाँ पे आपके कोई भी लाइबिलिटी कम नहीं होगी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सपेंडिचर ऑन सैलरीज इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है जी सैलरी पे करना? तो सैलरी पे करना आपका कौन सा एग्जांपल है? प्लान्ड एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, और बोथ ए एंड बी, और या फिर हमारा है यहाँ पे ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो देखो जी, यहाँ पे आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो किसी की, तो भाई सैलरी पे कर देने से ये कोई प्लानिंग नहीं करी हमने कि भाई हम प्लान कर रहे हैं कि हम सैलरी पे करेंगे। प्लान करने का मतलब होता है आप कोई रोड बनाओ, कोई बिल्डिंग्स बनाओ, कोई आप कैपिटल फॉर्म करो, ये तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, आपको पता है करना ही करना है, इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं करनी पड़ती। तो आंसर है डी, ठीक है। तो ये काफी सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, कुछ अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको मैं पूरी पीडीएफ सेंड कर दूंगा भैया, तो पीडीएफ के लिए भैया आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आर्ट्स गुरु पे अब आपको सारे के सारे यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे जी, ठीक है जी। तो जितने भी बच्चे हैं, आर्ट्स गुरु नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल बन रहा है, उस पे सारे बंदे फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले उसको, और वहां पे सारे के सारे आपको नोट्स आगे मिल जाएंगे। और वादा है भैया, आपके पेपरों से पहले आपको सारे के सारे नोट्स दे दूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं आरबीआई वाला क्वेश्चन क्या है। रेवेन्यू डेफिसिट कैन बी मैनेज थ्रू, अगर आपकी इकोनॉमी में घाटा हो रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट होता है, तो भैया इसको कैसे मैनेज किया जाता है? तो रेवेन्यू डेफिसिट को बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, तो भाई इतना बड़ा भी घाटा नहीं होता रेवेन्यू डेफिसिट है। आरबीआई सॉरी आर रेवेन्यू डेफिसिट में हमारा क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सेस करता है रेवेन्यू रिसीट से। तो देखो इसमें ना हम किसी फॉरेन कंट्री से लोन नहीं लेते, अपने ही देश में छोटी मोटी चीजें करके हम इसको कवर कर सकते हैं। जैसे आरबीआई से, अपने देश में आरबीआई से लोन ले लिया, बोरोविंग फ्रॉम जनरल पब्लिक, जनता से थोड़ा बहुत लोन ले लिया, अपनी एक आध चीजें बेच दी, पब्लिक प्रॉपर्टीज को हमने बेच दिया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पे आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, हमें किसी से बाहर देश से, कंट्री से बोरोविंग करने की जरूरत होती है, ऐसा कुछ नहीं करना होता, नहीं हमें किसी कंट्री से इन्वेस्टमेंट मांगनी पड़ती है, ये अपने ही देश के उससे हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। अगला है जी, फिस्कल डेफिसिट इज एन एस्टिमेटेड ऑफ इनएबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी, नहीं जी, ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, नहीं जी, बोरोविंग बाय द गवर्नमेंट। तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला ही होता है, फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू होता है बोरोविंग, क्लियर, फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू बोरोविंग। आगे बढ़े, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। तो देखो जी, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट में क्या होता है, बोरोविंग फ्रॉम द गवर्नमेंट प्लस बोरोविंग फ्रॉम अब्रॉड। तो देखो जी, ये तो बोरोविंग को तो शो करता है ये, बट ये इसका आंसर नहीं है, और भी जगहों से यहाँ से बोरोविंग होती है। एक बार सारे ऑप्शन देख लेते हैं, बोरोविंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम अब्रॉड, नेट बोरोविंग एट होम, तो भाई ये भी आपका आंसर बन सकता है। आगे देखते हैं, बोरोविंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब देखो फिस्कल डेफिसिट होता है, तो पहली बात तो ये जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट बार बार यूज हो रहा है, तो गवर्नमेंट की जगह ना यूज होना चाहिए आरबीआई। सरकार को ही तो घाटा होता है, किसको घाटा होता है, सरकार को, तो सरकार से पैसा लेगी क्या, सरकार आरबीआई से पैसा लेती है। आरबीआई इसमें इकलौते में सिर्फ ऑप्शन में है और यहाँ पे है, बट खुद गवर्नमेंट अपने से पैसा कैसे ले सकती है? तो आरबीआई से उधार लेना, अब्रॉड से उधार लेना, और बोरोविंग एट होम, मतलब अपनी ही कंट्री के लोगों से उधार ले लेना, ये तीनों ही चीजें आती हैं हमारी फिस्कल डेफिसिट के अंदर। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, एक नई चीज आपको मिली है, ये आपको मैंने उसमें नहीं पढ़ाया है, यहाँ पे एक नई चीज आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। ग्रेटर फिस्कल डेफिसिट इंप्लाइज, आपके देश में ज्यादा फिस्कल डेफिसिट हो रहा है जी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है भैया यहाँ पे ग्रेटर बोरोविंग बाय द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बता रहा है ये एक तरह से कि भाई बोरोविंग ज्यादा कर रहे हो। फिस्कल इनडिसिप्लिन इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में फिस्कल इनडिसिप्लिन हो रहा है, भाई आपने बजट इसीलिए बनाया था कि भाई डिसिप्लिन में रहे सारी चीजें, तो ये भी सही है। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये तो कुछ पॉइंट ही नहीं बन रहा, दोनों पॉइंट ए और बी आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा कि ग्रेटर बोरोविंग बाय द गवर्नमेंट, फिस्कल डेफिसिट जितना ज्यादा उतनी ज्यादा आपको बोरोविंग करनी पड़ती है, एक तरह से ये इनडिसिप्लिन को शो करता है हमारा, ठीक है जी।
अगला है जी फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू होता है जी, फॉर्मूला है हमारा फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स, बोरोविंग को एक्सक्लूड कर दो तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। तो देख लो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट अदर देन बोरोविंग्स इसमें दिख रहा है बोरोविंग्स, तो इसलिए मैंने सीधा यही ऑप्शन चूज किया। आपको फॉर्मूला मैंने पहले लिख दिया, ठीक है जी। 33वां क्वेश्चन, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है जी रेवेन्यू डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, एक सॉरी रेवेन्यू डेफिसिट नहीं, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ये आपका आंसर है जी। प्राइमरी डेफिसिट में आपका होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। और एक जीरो प्राइमरी डेफिसिट भी होता है, तो जब प्राइमरी डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट दोनों इक्वल हो जाएं तो उसे हम जीरो प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। ये सब चीजें आपको नोट्स में पढ़ा रखी हैं, ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है इन चीजों को, ठीक है जी। बजट सरप्लस अकर्स व्हेन, तो एक और क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ये, इंटरेस्ट पेमेंट्स आर इंक्लूडेड इन, इंटरेस्ट पेमेंट किसमें इंक्लूड होता है जी, आपका एक प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आप आंसर में देखो तो प्राइमरी डेफिसिट इक्वल्स टू होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो इंटरेस्ट पेमेंट्स आर इंक्लूडेड इन, किसमें इंक्लूड होगा जी, फिस्कल डेफिसिट में, क्योंकि प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए तो फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करना पड़ रहा है, तो ये इसमें इंक्लूड हो जाता है फिस्कल डेफिसिट में, ठीक है जी। तो ऐसे करके कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं आपके अच्छे अच्छे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, 50-60 के करीब क्वेश्चन है, तो ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी जी। कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपको इसमें से नहीं समझ आता तो आप इसी वीडियो के कमेंट में उस क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है जी। कैपिटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट बजट, कैपिटल रिसिप्ट ऑफ द बजट इंक्लूड्स, क्या क्या होता है जी कैपिटल रिसिप्ट में, तो रिकवरी ऑफ लोन भी होता है, बोरोविंग भी होती है, डिसइन्वेस्टमेंट भी होती है, ऑल ऑफ दिस आंसर हो गया जी यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है द नॉन टैक्स रेवेन्यू इन द फॉलोइंग इज, कौन सा नॉन टैक्स रेवेन्यू है, तो भाई सरकार को जो मिलने वाला डिविडेंड है वो आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू है, क्योंकि ये दो तीनों टैक्स हैं, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। डिविडेंड जो है वो प्रॉफिट के बदले मिलता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं भाई, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। आगे देखते हैं जी, प्राइमरी डेफिसिट इन द गवर्नमेंट बजट इक्वल्स टू, प्राइमरी डेफिसिट किसके इक्वल होता है भैया, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी डेफिसिट इन द गवर्नमेंट बजट इज इक्वल्स टू होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो देखो आंसर में है कहीं पे इंटरेस्ट पेमेंट दे रखा है सिर्फ, नहीं जी, इंटरेस्ट पेमेंट लेस देन बोरोविंग नहीं जी, बोरोविंग में से माइनस करना होता है इंटरेस्ट पेमेंट, तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट को बोरोविंग्स भी बोला जाता है, याद रखना भाई, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे बहुत सारे, ठीक है। अब आगे देखते हैं जी, डिस इन्वेस्टमेंट बाई द गवर्नमेंट, ये सब हमने पढ़ दिया कि भैया वो अपनी चीजों को सेल कर रहा है। तो आगे देखते हैं, डिविडेंड रिसीट फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सारा पार्ट ऑफ अभी बताया, डिविडेंड किसका पार्ट होता है हमारा, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स का, ठीक है जी। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम चलते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन पे। किस तरह के केस बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला बहुत बार बता दिया है मैंने, सारी चीजें रिपीटेड है, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे जो मैंने वीडियो में पढ़ाया है उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। आपको तीनों वीडियो के लिंक साइड में दे दूंगा भैया नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप पहले वो तीनों वीडियो देख लो भाई बढ़िया से, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो भाई देखते हैं, ये कुछ एमसीक्यू न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है, तो देखते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है जी आपको 10,500, 10,500 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया जी। आपको रेवेन्यू रिसिप्ट दे रखी है 9,300, तो भाई कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है जी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट कर लो जी, जितना आपको नुकसान हो रहा है और जितना आपको क्या हो रहा है जी यहाँ पे पैसा मिल रहा है, तो उसके बीच के डिफरेंस को आंसर सीधा और सीधा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ए 1200। अगला है जी गवर्नमेंट बजट, रेवेन्यू रिसिप्ट दे रखा है 14,200, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है 15,700, कैपिटल रिसिप्ट नेट ऑफ बोरोविंग 5,000 दे रखा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 18,300 दे रखा है, इंटरेस्ट पेमेंट 3,350 दे रखा है। पूछ रहा है फिस्कल डेफिसिट बताओ भाई, तो फिस्कल डेफिसिट यहाँ पे निकाल लेंगे जी, जल्दी से फॉर्मूला लगाएंगे। फिस्कल डेफिसिट के लिए क्या करना है जी, एक तरह से आपको फॉर्मूला बताया गया है, फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स,
एक्सक्लूडिंग बोरोविंग्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका देखो जी 14,200 टोटल एक्सपेंडिचर, अगर आप देखो तो भैया 15,700 आपका एक्सपेंडिचर है, प्लस इसमें आप जो जोड़ोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है जी हमारा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है 18,300, 18,300, तो इन दोनों को जोड़ के आएगा भैया हमारा, ये हो गया जी 0,0,0, 8 6 14 और एक 3,000, 34,000 हो गया जी आपका टोटल एक्सपेंडिचर, तो हो गया 34,000। ठीक है जी, टोटल रिसिट देख लो अपनी आप कितनी है जी 14,200, 14,200 में आप जोड़ लो 15, 14,200 में 5,000 और जोड़ दो तो 19,200 हो गया जी। अब माइनस करके देख लो जी 19,200 माइनस कर लिया तो आपका आएगा जी 0 का 0 0 0, 10 में से 2 गए 8, ठीक है जी, 14 में से 9 गए तो यहाँ पे 14 नहीं 13 में से 9 गए तो बचे 4 और 2 में से 1 गया तो 14,800 आपका सीधा सीधा आंसर है। और ऑप्शन में देखो 14,800 भी हमें दे रखा है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाना है बस, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। तो देखो इसमें इन्होंने पहले बोल दिया था कि नेट ऑफ बोरोविंग, यानी बोरोविंग को इन्होंने एक्सक्लूड कर रखा था। तो कई सारे यहाँ पे न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी बनेंगे भाई एमसीक्यू में, तो ये चैप्टर मार्क्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन इसमें देख लो आप कितने खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन दे रखे हैं, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सारे क्वेश्चन कर दोगे भाई आप। कह रहा है इफ कैपिटल रिसिट, कह रहा है कैपिटल रिसिट है आपकी 27 लाख, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 63 लाख, तो भाई कह रहा है कि रेवेन्यू रिसिट 50 लाख है और बोरोविंग 20 लाख है, कह रहा है इंटरेस्ट पेमेंट 13 लाख है, फिस्कल डेफिसिट, तो भाई फिस्कल डेफिसिट कितना है, तो भाई इस क्वेश्चन में तो सीधा सीधा आंसर दे रखा है, फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू होता है बोरोविंग। अगर आपको सीधा ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, कैपिटल रिसीट ये सब चीजें दे रखी हैं और उसमें बोरोविंग भी दे रखी है, तो जितना आपका बोरोविंग होता है उतना ही हमारा क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है। आपका आंसर यहाँ पे सीधा क्लियर है। ठीक है, तो भाई आप ये सारे क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हो, एमसीक्यूज में सारे हमने कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर कि केस बेस्ड क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन द स्टडी ऑफ द स्टेट बजट ऑफ 2020-21, तो भाई 2020-21 का आपको यहाँ पे बजट दे रखा है। इस बजट में भैया आपको कह रहा है कि आरबीआई रिपोर्ट्स विच has dwelt on the goods and service GST collection of the November stood to 1.04 lakh crores, marginally lower than 1.05। अब देखो आजकल ना ये ना केस बेस्ड क्वेश्चन में आप सीधा क्वेश्चन पढ़ो, जीएसटी इज अ डैश एट एवरी स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन ऑफ द कमोडिटी। तो भैया जीएसटी क्या होता है आपका कि हर स्टेज पे लगता है, कैसे लगता है, तो आपको पता है ये वेट के बदले लेके आया गया था, वेट और सर्विस टैक्स के बदले लेके आया गया था जीएसटी। तो वैल्यू एडेड टैक्स की जगह पे यूज किया जाता है कि हर स्टेज पे जो टैक्स लगता है उसे हम कहते हैं भैया वैल्यू एडेड टैक्स। द फाइनल बर्डन ऑफ जीएसटी, जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है। तो आंसर में देख लो जी, इट इज शिफ्टेड टू द फाइनल यूजर ऑफ द कमोडिटी, इज बोर्न बाय द प्रोड्यूसर ऑफ द कमोडिटी, इज बोर्न बाय द गवर्नमेंट, नहीं जी सरकार नहीं, ये शिफ्ट हो सकता है, इसलिए हम इसे कहते हैं शिफ्टेबल टैक्स। ठीक है जी, अगला है ड्यूरिंग कोविड-19, ऊपर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई, सीधा क्वेश्चन पढ़ो। प्रोडक्शन हैज टेंडेड टू डिक्लाइन ओविंग टू लॉकडाउन, इट शुड लीड्स टू फॉल इन जीएसटी कलेक्शन, तो बिल्कुल सही है भाई, जीएसटी की कमी होगी, जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा थोड़ी। फॉल इन रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, जब जीएसटी कम होगी तो रेवेन्यू भी कम होगी, आंसर डी आपको दे रखा है, तो ऊपर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाइयों। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लो, आफ्टर अ डाउनवर्ड ट्रेंड्स इन जीएसटी कलेक्शन इन कोविड-19, द आरबीआई रिपोर्ट सजेस्टेड अ मार्जिनल रिकवरी इन अक्टूबर 2020 कंपेयर्ड टू द सेम मंथ लास्ट ईयर, डजंट इट सजेस्ट रिकवरी ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, तो भाई रिकवरी हो रही है, इंक्रीज इन रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, तो वही ऊपर वाले आंसर है, जो उसमें नहीं हो रहा था वो यहाँ पे अब होने लग गया है, तो बोथ ए एंड बी आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लो जी ये चारों आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला भी पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है,
बोरोविंग इक्वल्स टू -% ऑफ जीडीपी एज एक्सपेक्टेड इन 2021। अब देखो ये ऊपर से पूछा गया क्वेश्चन है और सीधा सीधा आंसर दिख रहा है 7% ऑफ 2021। तो आंसर आंसर यहाँ पे सीधा सीधा 7 है आपका। ठीक है जी। तो अगला देखो, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला आपको नहीं पता होगा ना, तो भाई फिर बेकार है, आपने वीडियो नहीं देखी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसिप्ट को माइनस कर लो, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, आंसर सीधा सीधा आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको पूरा पढ़ा रखा है मैंने। कॉर्पोरेट टैक्स इज एन, कॉर्पोरेट टैक्स क्या है जी? एक डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, कैसा टैक्स है? एक पेपर टैक्स है? नहीं जी, ये एक डायरेक्ट टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स कंपनीज पे लगने वाला जो टैक्स है वो कंपनी को पे करना पड़ता है, उसे हम कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। ठीक है। ड्यू टू लॉकडाउन लोअर इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी टेंड्स टू, कह रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो गई है? लोअर हो चुकी है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी लोअर होने से फिस्कल डेफिसिट क्या होगा? फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा ना भाई, देश में प्रोडक्शन नहीं होगा, नुकसान होगा, घाटा होगा, तो उस घाटे की वजह से हमारे देश में लॉस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे कर सकते हो, इंक्रीज आंसर है। ठीक है जी। ये सारे के सारे आप कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सा भी क्वेश्चन आपको ऐसा लगे कि भैया हमें नहीं आ रहा है, तो भाई आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है। अब बढ़ते हम एसर्शन रीजन्स क्वेश्चन पे, कुछ एसर्शन रीजन क्वेश्चन भी कर लिए जाएं। तो देखो भाई, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, assertion and reasons chosen on one of the correct alternative given below। assertion दे रखा है जी आपको, रेवेन्यू बजट इम्पैक्ट एसेट्स लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। तो रेवेन्यू बजट से हमारी एसेट्स और लाइबिलिटी पे तो कोई असर ही नहीं पड़ता, ये तो बिल्कुल गलत है। इम्पैक्ट तो पड़ता ही नहीं है रेवेन्यू बजट से, क्योंकि ना तो हमारी लाइबिलिटी कम होती है और ना ही कोई एसेट्स रिड्यूस होता है। हाई कैपिटल रिसिट्स आर ऑफन, अब देखो रेवेन्यू एसर्शन रीजन में तो आपको सीधा, अगर पहला पता चल गया एसर्शन गलत है तो दूसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन होगा डी। क्यों? क्योंकि एसर्शन गलत और रीजन सही, एक गलत एक सही, तो ऑप्शन सी या डी में से होगा। तो भाई आंसर सीधा सीधा हमें मिल जाता है डी। ठीक है जी। तो दूसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, और पढ़ भी ले तो क्या है उसमें, हाई कैपिटल रिसिप्ट आर ऑफन रिलेटेड टू कंपल्सन ऑफ बोरोइंग। तो देखो ये लाइन हमें थोड़ी समझ ना भी आ रही हो, अगर हमें पहली लाइन समझ आ रही है और पता चल रहा है तो बिल्कुल गलत है, तो दूसरी लाइन तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। हाई कैपिटल रिसिप्ट आर ऑफन रिलेटेड टू कंपल्सन ऑफ बोरोइंग, तो सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा आप कैपिटल रिसिप्ट ज्यादा लोगे तो वो बोरोइंग से ही तो आता है, तो बिल्कुल सही है ये भी। अगला है जी, स्कॉलरशिप इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सरकार को पे करना ही करना पड़ता है। ठीक है। स्कॉलरशिप दे रही है सरकार, तो सरकार स्कॉलरशिप दे रही है, यहाँ पे स्कॉलरशिप डज नॉट लीड्स टू एनी टाइप ऑफ एसेट्स फॉर्मेशन। तो भाई यहाँ पे दोनों ही चीज आपकी करेक्ट है। ठीक है। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सरकार को पैसा खर्च करना ही करना पड़ता है, जनता के लिए देना ही पड़ता है, उनको स्कॉलरशिप देनी पड़ती है, बट इससे वही है कि कोई एसेट्स क्रिएट नहीं होता। अब स्कॉलरशिप का कोई फायदा नहीं है, तो दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, दोनों सही भी है, तो आंसर हो गया जी आपका ए। ठीक है जी। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन, एसर्शन, रिकवरी ऑफ लोन्स बाय द गवर्नमेंट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। अरे यार लोन कहां से आ गया रेवेन्यू रिसिप्ट में, ये तो कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है, ये गलत। तो भैया दूसरा सही, ऑप्शन डी। कुछ देखने की जरूरत नहीं है भैया फालतू। ठीक है। दिमाग बस ऐसे यूज करना है कि आपको पूरा पता होना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट इज जीरो इन केस ऑफ देयर इज नो प्रोविजन ऑफ बोरोइंग इन द गवर्नमेंट बजट। तो भाई गवर्नमेंट बजट में कह रहा है कि अगर कोई प्रोविजन ना दिया हो, किसके लिए? हमारे फिस्कल डेफिसिट के लिए, तो कहता है फिस्कल डेफिसिट इज जीरो इन केस देयर इज नो प्रोविजन, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ बोरोइंग इन दी गवर्नमेंट बजट। तो बिल्कुल सही है जी, ये सरकार के द्वारा कोई प्रोविजन नहीं दिया जाता, तो भाई ये सही है। फिस्कल डेफिसिट इज जीरो, फिस्कल डेफिसिट क्या है हमारा? जीरो है। घाटा हमारा बोरोइंग क्या है? जीरो हो रही है। कब? बोरोइंग इन द गवर्नमेंट बजट कह रहा है जीरो इन केस देयर इज नो प्रोविजन फॉर बोरोइंग, बोरोइंग ही नहीं है, बोरोइंग जीरो है, तो फिस्कल डेफिसिट कितना होगा? जीरो होगा ना भाई। हायर रेवेन्यू डेफिसिट ऑलवेज लीड्स टू हायर फिस्कल डेफिसिट। तो भैया हायर रेवेन्यू डेफिसिट ऑलवेज लीड्स टू हायर फिस्कल डेफिसिट, ये जरूरी नहीं है, ये गलत है। क्या पता आपका रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा हो रहा हो, बट आपका जो
कैपिटल डेफिसिट है वो कम हो रहा हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। फिस्कल डेफिसिट रिलेट करता है किससे? बोरोविंग से रिलेट करता है। तो वो बोरोविंग्स अगर आपकी कम हो रही है बट आपको कहीं और पे लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी फिस्कल डेफिसिट आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो आंसर आपका सी है, ए सही है, बी गलत है। ठीक है जी। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, मैं कराते कराते थक जाऊंगा, बट ये प्रैक्टिस तो आपको करनी है ना मेन। आप करो इनकी प्रैक्टिस, पीडीएफ मैं दूंगा आपको भैया। जिस भी बच्चों को नहीं मिल रही भाई, तो कमेंट बॉक्स में बता दो कि किसे नहीं मिली अभी तक। जिसने भी मांगी है हर किसी को पर्सनली मैंने व्हाट्सएप पे अभी तक दे रहा था, बट व्हाट्सएप पे यार बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत ज्यादा नंबर आ रहे हैं, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अपना टेलीग्राम चैनल बना लेता हूँ। तो आर्ट्स ग्रुप पे आप भैया सारे के सारे जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और वहां से आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है भाई, सारी पीडीएफ मिल जाएंगी टाइम टू टाइम। तो भाई जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, सबको पता है, सही है बिल्कुल। द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्ट टू अदर, दोनों सही है जी। आंसर ए होगा यहाँ पे हमारा। बहुत रीजन और असर्शन सही है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जी यहाँ पे। आपको कम से कम 10-11 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो 6 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 3-4 क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। तो भाई इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ पे? आर्ट्स ग्रुप पे। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, पूरी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और हो सके तो मैं अभी एक बहुत जल्दी आपके बीच एक बैच लेके आऊंगा भाई, कि जिसमें आपको मतलब अब जितने भी दिन बचे, हमारा बोर्ड का पेपर है 15 दिसंबर को शायद, तो 15 दिसंबर की तारीख तक के लिए एक नवंबर से मैं सोच रहा हूँ कि एक बैच लाऊं, जिसमें कि आपको 30 से 35 दिनों में पूरे के पूरे चैप्टर्स कंप्लीट करवा दूं। ऐसा एक बैच लाने की सोच रहा हूँ। अगर आप ऐसा कोई बैच चाहते हैं तो प्लीज एक बार कमेंट में अपना हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जी, लाइक कर दीजिए। बस छोटा सा प्यार चाहिए आपका, कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल हमें भी मिले और आपको भी मिले। ठीक है जी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट एग्जाम आइडिया में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, धन्यवाद आप सभी का।